नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश जालौन का एक गांव जहां कविता नाम की एक लड़की जब ये देखती है कि उसके पति की आवाज उसके कानों में जाती है, कैसे घर से बाहर दौड़ी हुई आती है। आज इस पूरी कहानी को समझते हैं, आखिर क्या ऐसा हुआ उनके जीवन में कि कविता अपने पति से 10 साल के बाद मिलती है। दरअसल कविता की उम्र 42 साल है और बसंत की उम्र 45 साल है। काफी साल पहले इनकी शादी हो चुकी थी, पूरा दोनों की मर्जी से। कविता ने भी बसंत को पसंद किया था, बसंत ने भी कविता को पसंद किया था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चला। ऊपर वाले की कृपा से इनको ऊपर वाले ने एक संतान भी दिया, वो भी बेटे के रूप में। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बसंत एक अच्छा खासा जॉब भी कर रहा था जालौन शहर में, लेकिन धीरे धीरे करके उस जॉब में कुछ धांधली ऐसी हुई, कुछ परिवर्तन ऐसे आए जिससे बसंत की जॉब उसकी जिंदगी से, उसके हाथ से चली गई। अब धीरे धीरे करके बसंत घर पे ही रहने लगा। जो भी खेती बाड़ी थी या कभी किसी के साथ मजदूरी पा गया या कहीं आना जाना हुआ, तो बसंत अपने पत्नी से पूछ कर घर का खर्चा चलाने के लिए, बच्चे का पालन पोषण करने के लिए और खुद पति पत्नी का पालन पोषण करने के लिए चला जाया करता था। लेकिन बसंत को यह चीज अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जितना अच्छा जॉब करता था उस जॉब के मुकाबले इसका ये सारा काम उसको हर दिन घुट घुट कर मार रहा था। कभी कभी तो बसंत अपने पत्नी कविता से ये भी चर्चा करता था कि मैं सोच रहा हूं कि मैं बाहर चला जाऊं, मुंबई, गुजरात या कहीं दूर मैं वहां पे जाऊं, रहूं कुछ साल तक, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जब वहां मैं तुम दोनों को भी वहां बुला लूंगा। लेकिन कविता नहीं चाहती थी, क्योंकि घर पे देखने वाला कोई नहीं था। कविता ने यही कहा, अगर आप चले जाओगे तो भी शादी के कितने ही दिन हुए हैं, मुश्किल से 2-2.5 साल, और 2-2.5 साल में एक बच्चा भी हमारा है। बच्चे का देखभाल करना, फिर आपकी खेती बाड़ी का काम कैसे होगा, तमाम प्रकार की बातें करके कविता ने बसंत को रोक लिया। और कविता ने यही कहा, फिर से दूसरी जॉब की तलाश कीजिए, हो सकता है आपको मिल जाए, आप परेशान मत होइए। धीरे धीरे करके बसंत हाथ पैर तो मारता रहा, लेकिन कोई भी जॉब अच्छी जो तलाश रहा था नहीं मिला इसको। अब बसंत बहुत परेशान रहने लगा, क्या करे, किससे कहे अपना दुख। धीरे धीरे करके अब कविता बसंत को निकम्मा समझने लगी, और इन्हीं चीजों को लेकर के आए दिन बसंत और कविता में नोक झोंक भी होने शुरू हो गए। नोक झोंक इतना हद तक कभी कभी बढ़ गया कि बसंत ये भी कह देता था कि देख लेना, एक दिन छोड़कर चला जाऊंगा, तुम बहुत पछताओगी, बहुत रोओगी। कविता भी गुस्से में आकर यही कह देती थी, छोड़ के चले जाओ, धमकी किसको दे रहे हो, कोई मतलब नहीं, तमाम प्रकार की बातें। और हुआ वही कि बसंत तंग आकर, घर की झगड़े झंझट से, पत्नी से गुस्सा आकर बसंत वहां से चला गया। काफी दिन गुजर गए। इधर कविता का रोना, बच्चों का पालना बहुत परेशान कर रहा था, यहाँ तक कि कविता को मजदूरी तक भी करना पड़ गया गांव में। कविता बहुत परेशान थी, हर दिन बसंत को याद कर करके रो रही थी। लेकिन कुछ खेतीबाड़ी, कुछ जिम्मेदारियां, एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज उसने यही निभाया कि इसने किसी गैर मर्द से शादी नहीं रचाई, और उसी घर में अपने बेटे का मुंह देखकर उसका पालन पोषण कर रही थी और खुद का भी पेट पाल रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जीवन में कोई दिक्कत नहीं थी। बस अब कविता की आदत भी पड़ चुकी थी बसंत के बगैर रहने की। लेकिन धीरे धीरे करके ये सिलसिला कई सालों तक गुजर गया। साल बीत गए, 10 साल से ज्यादा। अब बसंत कहीं जाकर ना तो कोई जॉब किया, ना तो कहीं कुछ, बल्कि बसंत एक साधु बन चुका था, एक सन्यासी बन चुका था। और वो भिक्षा मांगते मांगते अचानक एक दिन खुद अपने गांव, अपने दरवाजे पर पत्नी के सामने पहुंच गया। पत्नी के सामने जब पहुंचा तो उसने गाने गाने शुरू किए और भी चीजों की टिप्पणियां की, जिसकी आवाज सुनकर कविता घर से, कमरे के अंदर से इस तरीके से दौड़ी भागी हुई आती है बसंत के पास। और जब देखती है कि बड़ी बड़ी दाढ़ियां, आंखों की जो पलकें हैं ये भी बड़ी बड़ी, बाल भी बड़े बड़े, चोटियां और लिबास ऐसी किसी सन्यासी की। कविता ने सोचा चलो होगा कोई, लेकिन कविता का दिल नहीं मान रहा था। वो सोच में परेशान थी, आखिर सच में मेरी नजरें धोखा खा रही हैं या क्या। लेकिन कविता अपने एक जगह पर खड़ा होकर एक टक देखने लगी। देखते देखते कविता का यकीन सच में बदल गया, और कविता जानबूझकर दौड़कर गले लगा लेती है बसंत को। बसंत को गले लगाते हुए देखकर गांव के लोग भी अचंभित हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो लगने लगा कि ये कोई नहीं बल्कि बसंत है, बल्कि कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि कविता बावली हो गई है, पागल हो चुकी है पति के वियोग में। लेकिन अब कविता किससे कहे, और रोने लगी, लिपट कर रोने लगी बसंत से और कहने लगी, क्यों छोड़कर चले गए,
अपने बच्चे का भी मुंह आपने नहीं देखा, हम लोगों का मुंह नहीं देखा, हम लोगों का क्या होगा कभी आपने सोचा? तमाम प्रकार की बातें करने लगी, लेकिन बसंत चुपचाप कुछ नहीं बोल रहा था, बस यही कह रहा था, कौन हो आप स्त्री, मैं आपको पहचान नहीं रहा हूँ, इस तरीके से आप अपने हद में हो, आप अपने हद में रहो, ये सब क्या है? एक सन्यासी से लिपटने का क्या मतलब है? आप तो मुझे बदनाम कर दोगी, तरह तरह की बात करने लगा बसंत। कविता ने कहा, अगर सच में तुम्हें कुछ याद नहीं तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद है और तुम जानबूझकर हमको अवॉइड कर रहे हो, तो मैं अपने बच्चे को लाती हूँ, उसके सर पे हाथ रख के कसम खाओ और मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, और जिस सन्यास में तुम घुसे उस सन्यास की कसम खाकर कहो कि तुम मुझे नहीं पहचानते, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन बसंत तो सब कुछ जानता था, बस वो अनजान था। लेकिन कहीं ना कहीं बसंत के मन में कविता के लिए और अपने बच्चे को देखने का एक प्यार था, और वो जोगी के भेष में पहुंचा था। एक बार वो अपने बच्चे का शकल और अपने पत्नी का मुंह देख लिया, और अब बसंत के लिए तो बहुत परेशानी हो गई, चूंकि अब बसंत वहां से निकलने के लिए बहुत मुश्किल में फंस गया। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए, इधर उधर के लोग भी इकट्ठा हो गए, भीड़ काफी बटुर गई। अब लोग यही कहने लगे कि बसंत झूठ क्यों बोल रहे हो। धीरे धीरे करके लोगों ने ऐसी ऐसी बात की, कविता ने पैर पकड़कर रोना शुरू किया। एक बच्चा जिसको बसंत छोड़कर चला गया था, वो बच्चा भी पापा पापा कहकर रोने लगा। और ये सारी चीजें देखकर बसंत भी अपने आप को रोक ना पाया और अपने पत्नी और बच्चों को उसने गले लगा लिया। गले लगाने के बाद वो फिर जाकर गांव वालों के बीच में बैठता है और पूरी सच्चाई बताता है अपनी जिंदगी की, कैसे कैसे उसने क्यों घर छोड़ा था, और इन 10 सालों में उसके साथ क्या क्या परिवर्तन हुई, कहाँ कहाँ उसने ठोकरें खाई, वो सारी चीजें उसने बतानी शुरू की। जिसको सुनकर गांव की काफी महिलाएं आंसू गिराने लगी, काफी महिलाएं रोने लगी। कविता के अंदर तो खुशी एक अलग ही हो गई कि उसका पति अब लौट आया, उसके जीवन में तो बाहर आ ही जाएगा। गांव के लोगों ने बसंत को काफी डांट फटकार लगाई, काफी सारे लोगों ने बहुत डांटा। बसंत ने सबसे माफी मांगी और कविता से भी माफी मांगा, और अपने बच्चे के सामने भी हाथ जोड़ कर कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तुम्हारी माँ की कुछ बातें कुछ बोली ऐसी मुझे लग गई जिसकी वजह से मुझे छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन अब दोबारा मुझसे ऐसा नहीं होगा बेटे, मुझे माफ कर देना। गांव के लोगों ने बैठकर एक सभा किया, मीटिंग किया, बातचीत किया। उसके बाद बसंत से कहा, अब तुम कहीं मत जाना, अपना परिवार संभालो। बसंत ने कहा, अगर मैं अपना परिवार संभालने लग जाऊंगा तो मेरे पीछे और भी लोग हैं जो उसके साथ में संन्यास में रह चुका हूँ, लोग मुझे ढूंढते हुए आएंगे, और जाहिर सी बात है मुझे एक बार कहेंगे जरूर जाने के लिए, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन लोगों ने ये कहा, कुछ भी हो, कोई भी आए, हम गांव वाले मिलकर संभाल लेंगे, लेकिन आज के बाद तुम अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर मत जाना। दोस्तों, ये कहानी शायद आपको एक फिल्मी लग रही होगी या कोई कहानी किताबी लग रही है, लेकिन एक सच्ची कहानी है। इस कहानी को जब भी कोई भी सुन रहा है तो यही कह रहा है कि ऊपर वाला ये कैसा चमत्कार तूने कर दिया। कहीं ना कहीं कविता ने जो व्रत रखा होगा, जो दान पुण्य किया होगा, जो भी कुछ किया होगा, कविता के दान पुण्य व्रत ऊपर वाले ने सुन लिया और उसका पति उसको लौटा दिया। कहानी अगर दोस्त थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक कोई अच्छी सी स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।